नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और उपस्थित हैं आपके सामने यूपी टेट 2026 एग्जाम के लिए बाल विकास के इस महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। तो आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट बाल विकास के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक व्यक्तित्व। ठीक है, इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी परीक्षा में बनते हैं। तो इस टॉपिक को हम बहुत ही विस्तार से समझेंगे और एक-एक चीज इसमें हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विशेष निवेदन रहेगा कि सभी लोग वीडियो को शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी आपके लिए इस तरीके के वीडियो बनाने का मनोबल प्राप्त होता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो का फ़ायदा उठा सके, जो कि हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो हम बात करेंगे व्यक्तित्व की। तो व्यक्तित्व को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? पर्सनालिटी। क्या कहते हैं? पर्सनालिटी कहते हैं व्यक्तित्व को हम अंग्रेजी में। और अगर हम बात करें व्यक्तित्व के अर्थ की, किसकी बात करें साथियों? व्यक्तित्व के अर्थ की बात करें तो ये अंग्रेजी के किसका? पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतरण है। क्या है? अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन शब्द है। क्या है? पर्सोना। क्या है? लैटिन शब्द पर्सोना है और इसका अर्थ क्या होता है? मुखौटा। क्या होता है इसका अर्थ? मुखौटा होता है। और अगर हम इसका विस्तार से अर्थ बताने का प्रयास करें तो जो पर्सोना शब्द होता है, ये उस पहनावे या वेशभूषा से होता है जो किसी नाटक के पात्र रंगमंच पर अभिनय करते हैं। ठीक है क्या? नाटक के पात्र नाटक के पात्र किसी रंगमंच पर अभिनय करते हैं अभिनय करते हैं। ठीक है, तो पर्सोना शब्द का अर्थ आपको समझ में आया होगा। इसका हिंदी अर्थ होता है मुखौटा। और इसके संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने कुछ परिभाषाएं भी दी हैं, तो चलिए उनको हम देखते हैं। तो जो कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं हैं, इनमें एक मनोवैज्ञानिक है आलपोर्ट। ठीक है, आलपोर्ट ने क्या बताया है? आलपोर्ट ने बताया है व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। क्या है? गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। ये परिभाषा अपनी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ये आपको याद रखनी है कि मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन क्या है? व्यक्तित्व है। ये किसने कहा है? आलपोर्ट ने कहा है। तो ये आपको याद रखना है। और वुडवर्थ ने भी परिभाषा दी है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। तो अगर इस तरीके से आपसे पूछा जाए कि व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता व्यक्तित्व को किस मनोवैज्ञानिक ने माना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वुडवर्थ। क्या हो जाएगा? वुडवर्थ। और इसके बाद गिलफोर्ड की यह परिभाषा हमारी परीक्षा में पूछी जा चुकी है। इन्होंने कहा है व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। ये छोटी सी परिभाषा है, लेकिन हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगर हम आगे एक दो परिभाषाओं की और बात करें तो एक महोदय हैं। क्या है? ड्रेवर। क्या है? ड्रेवर महोदय हैं। इन्होंने परिभाषा दी है। इन्होंने परिभाषा क्या दी है? ये परिभाषा हम देखते हैं इनकी। इन्होंने कहा है व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के व्यक्ति के शारीरिक व्यक्ति के शारीरिक इसके बाद मानसिक शारीरिक मानसिक नैतिक नैतिक और नैतिक और सामाजिक नैतिक और सामाजिक गुणों के गुणों के उस संगठन उस संगठन के लिए किया जाता है उस संगठन के लिए किया जाता है किया जाता है
जिसे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ जिसे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है। तो ये कहा है ड्रेवर महोदय ने। तो हमें केवल ये याद रखना है इसमें कि व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और नैतिक तथा सामाजिक गुणों के संगठन के लिए किया जाता है। ये किसने कहा है? ये कहा है ड्रेवर महोदय ने। इसके बाद अगर बिग तथा हंट की परिभाषा को देखें, क्या देखें? बिग तथा हंट की परिभाषा को यहीं देख लेते हैं। बिग एवं हंट, इन्होंने क्या परिभाषा दी है व्यक्तित्व की? इन्होंने कहा है व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान इसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है। ठीक है, क्या? व्यक्तित्व। इधर हम व्यक्तित्व लिख देते हैं। तो व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान, ठीक है, इसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है। तो ये बिग तथा हंट ने बताया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी जो हमने आपके सामने रखी। इसके बाद अब हम बात करेंगे व्यक्तित्व के प्रकार की। किसकी बात करेंगे? व्यक्तित्व के प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो व्यक्तित्व के प्रकार की अगर हम बात करें तो इस पर हमने आपके लिए एक अलग से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है व्यक्तित्व के प्रकार का। तो हम उसको इस वीडियो के बाद अपलोड करेंगे। तो उस वीडियो को व्यक्तित्व के प्रकार को आप उस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम आगे बात करें व्यक्तित्व के प्रकार के बाद अगर हम बात करें तो एक बहुत ही जरूरी चीज है व्यक्तित्व के मापन की प्रमुख विधियां। क्या? व्यक्तित्व के मापन की प्रमुख विधियों को अगर हम समझें तो कौन कौन सी विधियां हैं? आत्मनिष्ठ विधि, ठीक है, वस्तुनिष्ठ विधि, प्रक्षेपण विधि और मनोविश्लेषणात्मक विधि। ये हैं व्यक्तित्व के मापन की प्रमुख विधियां। और आत्मनिष्ठ विधि में प्रश्नावली विधि जो वुडवर्थ ने बताई, आत्मकथा, साक्षात्कार, जीवन वृत्त जिसे टाइडमैन ने बताया। इसके बाद जो वस्तुनिष्ठ विधियां हैं इनमें कौन कौन सी? प्रेक्षण विधि, निर्धारण मापनी, समाजमिति विधि जिसे मोरेनो ने बताया, निष्पादन परीक्षण। और प्रक्षेपण विधि में कौन कौन सी है? रोरसा स्याही धब्बा जिसमें 10 कार्डों का प्रयोग होता है, टेट परीक्षण मोरे और मार्गन ने, और कैट बैलक ने, और SCTI। ये सब अभी हम विस्तार से देखेंगे आगे। और मनोविश्लेषणात्मक में मुक्त साहचर्य परीक्षण जो कि फ्रायड और युंग ने दिया, और स्वप्न विश्लेषण। तो इनको हम थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ लेते हैं। व्यक्तित्व के परीक्षण की जो विधियां हैं, व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं, इनको हम थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं कि कौन कौन सी विधियां हैं व्यक्तित्व के मापन की। तो चलिए इधर से हम देखते हैं सबसे पहले प्रक्षेपण विधियों को। ठीक है, क्या देखेंगे? प्रक्षेपण विधियों को। साथियों, हम केवल वही विधियां आपको बताएंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहली विधि है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण।
ठीक है। ये प्रक्षेपण विधियां हैं और प्रक्षेपण विधियों का प्रयोग अचेतन मन में छिपी हुई इच्छाओं, कुंठाओं और भावनाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है। किसमें? जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें छिपी इच्छाओं, कुंठाओं और भावनाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। और इसके लिए हम फ्रायड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, इसके लिए हम आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम पूरे वीडियो में केवल फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर चर्चा करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए हम देखते हैं व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियों में जो पहली विधि है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। इसके प्रवर्तक कौन थे? हरमन रोरसा। 1921 में इन्होंने इस विधि के बारे में बताया। कुल 10 कार्ड होते हैं, जिसमें 5 काले और 5 सफेद, 5 काले सफेद, सॉरी 2 काले और लाल, 3 बहुरंगी, मतलब अलग अलग रंग के या एक साथ बहुत ही रंग। तो अब इसमें करते क्या है परीक्षार्थी? धब्बे देखकर आकृति बताने को कहा जाता है। तो ये कौन सी विधि हो गई? रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, हरमन रोरसा ने बताया। और इसके बाद प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे कहते हैं थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, ठीक है, जिसे हम टेट परीक्षण भी कहते हैं। इसको मुर्रे और मार्गन ने बताया 1935 में। कुल 31 कार्ड होते हैं, जिसमें 30 चित्र और एक खाली कार्ड होता है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है कि कौन सी विधि है जिसमें एक खाली कार्ड होता है। तो ये आपको याद रखना है। टेट परीक्षण में एक खाली कार्ड दिया जाता है, 10 पुरुषों के लिए, 10 स्त्रियों के लिए और 10 दोनों के लिए। अब भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने इसके विषय में डॉक्टर उमा चौधरी थी, इन्होंने बताया 14 कार्ड के साथ में, ठीक है, और 14 वर्ष से अधिक आयु हेतु इन्होंने बताया। ठीक है। तो ये याद रखना है कि भारतीय मनोवैज्ञानिकों में किसने? डॉक्टर उमा चौधरी ने इसके विषय में बताया था। अब है कैट, मतलब चिल्ड्रंस परसेप्शन टेस्ट, ठीक है, चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट, बाल प्रसंग आत्मक बोध परीक्षण, ये आपको याद रखना है। लियोपोल्ड बेलाक 1948 में बताया इस परीक्षण के बारे में। इसमें कुल 10 कार्ड होते हैं, जिसमें क्या होते हैं? सभी में जानवरों के चित्र होते हैं। 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इसके बारे में भी जो भारतीय मनोवैज्ञानिक थी डॉक्टर उमा चौधरी, इन्होंने बताया था। तो आशा है सभी को ये विधियां समझ में आ रही होंगी। इसके बाद है वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण। कौन सा है? वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण, जिसे हम करें सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, SCT, ठीक है। पाइने व टेंडलर ने 1930 में इस विधि के बारे में बताया। अधूरे वाक्यों को शीघ्र पूरा करने को कहा जाता है, जैसे मुझे तब बहुत डर लगता है जब। इसके बाद खाली स्थान है और ये पूरा करने के लिए कहा जाता है। और ये किसके लिए? शिक्षित व्यक्तियों के लिए बहुत उपयोगी है, वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण। इसके बाद हम बात करें खेल व नाटक विधि की। किसकी बात करेंगे? खेल व नाटक विधि की बात करेंगे। तो JL मोरेनो ने बताया। और इसमें क्या? बालकों को स्वतंत्र रूप से खेल या नाटक में भाग लेने दिया जाता है, जिससे उनकी क्या है? दबी भावनाएं प्रकट होती हैं। तो खेल व नाटक विधि के बारे में किसने बताया? JL मोरेनो ने बताया साथियों। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आत्मनिष्ठ विधियां हैं, ठीक है। क्या है? आत्मनिष्ठ विधियां हम देखेंगे। सब्जेक्टिव मेथड्स ये कौन कौन सी हैं? तो आत्मकथा लेखन, ऑटोबायोग्राफी, इसमें व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं व संस्मरणों का वर्णन स्वयं लिखता है। आत्मकथा का मतलब ये ऑटोबायोग्राफी, अपने बारे में लिखना, है ना। फिर इसके बाद प्रश्नावली विधि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रवर्तक इसके कौन थे? वुडवर्थ थे। इसमें प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसके उत्तर हाँ या ना में देने होते हैं। यह 4 प्रकार की होती है: बंद प्रश्न, खुले प्रश्न, सचित्र और मिश्रित। इस तरीके से प्रश्नावली विधि में कितनी होती है? 4 प्रकार की होती हैं और उत्तर हाँ या नहीं में देने होते हैं। परिसूचियां, क्या है? परिसूचियां, इन्वेंटरीज। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानसिक रोगियों के लिए इसका प्रयोग हुआ। प्रमुख परिसूची MMPI, ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रमुख परिसूची कौन सी?
पीआई। इसके बाद जीवन वृत्त विधि, ठीक है। जीवन वृत्त विधि क्या है? केस हिस्ट्री जिसको हम कहते हैं। प्रवर्तक इसके कौन थे? टाइडमैन थे। इसमें व्यक्ति के विकासात्मक जीवन का इतिहास तैयार किया जाता है। किसकी सहायता से? परिवार और मित्रों की सहायता से, ठीक है। मुख्य रूप से मानसिक चिकित्सकों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है केस हिस्ट्री में। और साक्षात्कार विधि, यह सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है। यह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकती है। और साक्षात्कार विधि का प्रयोग हम लोगों को पता है कि सरकारी नौकरियों या किसी भी नौकरी के लिए जब हम आवेदन करते हैं तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और आजकल यह विधि बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आशा है सभी को जो ये विधियां हैं ये समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ विधियों का। किसकी बात करेंगे? वस्तुनिष्ठ विधियों की बात करेंगे। तो ये है प्रेक्षण या निरीक्षण विधि। इसमें क्या होता है? ऑब्जर्वेशन मेथड इसको कहते हैं। शिक्षक या मनोवैज्ञानिक द्वारा बालक का विभिन्न स्थितियों में सतत प्रेक्षण किया जाता है और इसके बाद उसमें क्या किया जाता है? निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इसे हम कहते हैं प्रेक्षण या निरीक्षण विधि। तो ये वस्तुनिष्ठ विधियां हैं। और निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल, तो इसमें किसी विशेष गुण या कार्य कुशलता का मूल्यांकन कैटेगरीज में किया जाता है, जैसे पंच बिंदु मापनी, ठीक है। तो इसमें क्या है? हमेशा, प्रायः, कभी कभी, बहुत कम, कभी नहीं, ये पंच बिंदु मापे जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं पंच बिंदु मापनी। तो ये आपको याद रखना है। ये कौन सी विधि है? यह है वस्तुनिष्ठ विधि। इसके बाद समाज मिति विधि है। J.L. मोरेनो ने इसके बारे में बताया था। और किसी समूह में व्यक्ति के सामाजिक संबंधों और गुणों को मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। निष्पादन परीक्षण क्या होता है? इसके प्रवर्तक थे मे व हर्टसोन। कौन थे? मे व हर्टसोन। इसमें व्यक्ति को कुछ कार्य करने को दिया जाता है जिससे उसकी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा आदि का पता चलता है। और परिस्थिति परीक्षण, सिचुएशन टेस्ट, किसी व्यक्ति को कृत्रिम परिस्थिति में रखकर उसके व्यवहार, साहस, धैर्य, नेतृत्व का अध्ययन किया जाता है। तो ये थी वस्तुनिष्ठ विधियां। और सबसे मेन चीज है, आपको ये याद रखना है कौन सी विधि के प्रवर्तक कौन थे। तो ये क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न इधर से बन सकते हैं। और थोड़ा सा ये चीज भी किसी विधि में जैसे बताया गया है कि कौन सी विधि है और जिसमें व्यक्ति को कुछ कार्य करने को दिया जाता है जिससे उसकी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा आदि का पता चलता है। तो निष्पादन परीक्षण है, ये आपको याद रखना है। और इसके प्रवर्तक मे और हर्टसोन। साथियों, चूंकि इस बार पेपर शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा कराया जा रहा है तो कुछ ना कुछ बदलाव हमें प्रश्न पत्र के लेवल में मिल सकते हैं। हालांकि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस बार आयोग के द्वारा पेपर कराया जा रहा है तो हमें अपनी तैयारी को बेहद ही मजबूत तरीके से बनाए रखना है। आगे हम बात करेंगे मनोविश्लेषणात्मक विधियों को। किसकी बात करेंगे? मनोविश्लेषणात्मक विधियों को हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है? अचेतन मन के अध्ययन पर आधारित है। और पहला है मुक्त साहचर्य परीक्षण, ठीक है, फ्री एसोसिएशन टेस्ट। प्रवर्तक कौन थे? सिगमंड फ्रायड और कार्ल युंग। और इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से मानसिक रोगियों के उपचार हेतु किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है? व्यक्ति को सम्मोहित कर अर्धचेतन अवस्था में लाया जाता है और उससे स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। और व्यक्ति के स्वतंत्र उत्तरों के आधार पर उसके मन में दबी हुई इच्छाओं और कुंठाओं का पता लगाकर उनका उपचार किया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब अगली है स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस। इसमें व्यक्ति के सपनों का विश्लेषण करके उसके अचेतन मन की प्रवृत्तियों को समझा जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो मनोविश्लेषणात्मक विधियां थी, वस्तुनिष्ठ विधियां थी, और इसके बाद आत्मनिष्ठ विधियां थी और प्रक्षेपी विधियां थी। ये हमने आपको बताने का प्रयास किया। और एक चीज और है, आगे हम देखेंगे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि व्यक्तित्व को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। तो व्यक्तित्व विकास क्या होता है? मुख्य रूप से दो कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम है, एक वंशानुक्रम और दूसरा वातावरण, ठीक है। तो ये दो कारक ही व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। और जैसे अगर वंशानुक्रम की बात करें तो जैविकीय वंशानुक्रम, बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं जैसे शारीरिक रचना,
रंग रूप, अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसे थायराइड और पीयूष ग्रंथि, बुद्धि और मूल प्रवृत्तियां, ये सब होते हैं वंशानुक्रम कारक। ये हमारे व्यक्तित्व को स्वाभाविक रूप से प्रभावित करेंगे। क्यों? जैसी हमारी शारीरिक रचना होगी उसी प्रकार से हमारा व्यक्तित्व भी होगा। ठीक है, ग्रंथियां हमारे शरीर की जैसे काम करेंगी, है ना, उसी हिसाब से हमारा व्यक्तित्व प्रभावित होगा। अब वातावरणीय कारक कौन कौन से होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इसको हम समझेंगे। जैसे भौतिक कारक में कौन कौन से हो जाएंगे, जलवायु और भौगोलिक स्थिति, ये वातावरणीय कारक है। और सामाजिक कारक कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे परिवार हो जाता है, इसका प्राथमिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि बालक या व्यक्ति हमेशा सबसे पहले परिवार से ही सीखता है और उससे प्रभावित होता है। इसके बाद पास पड़ोस, फिर विद्यालय पहुंचता है, फिर आर्थिक स्थिति भी व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती है। संस्कृति और धर्म भी व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए साथियों हमने। तो इस तरीके से हमने व्यक्तित्व में जो काफी कुछ समझने का प्रयास किया। अब जैसे हम थोड़ा सा सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत समझने का प्रयास करें, तो साथियों इसको हम विस्तार से अभी इसमें अभी नहीं बता रहे हैं, इसको हम विस्तार से आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आएंगे। और थोड़ा सा एक चीज हम देख लेते हैं इधर, विशेषक उपागम क्या है। विशेषक उपागम, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। तो ये क्या होता है, तो यह सिद्धांत व्यक्तित्व के आधारभूत घटकों के वर्णन से संबंधित है। ठीक है, विशेषक एक स्थायी गुण माना जाता है जिससे एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है। ठीक है, विशेषक उपागम क्या है, एक व्यक्ति की दूसरे से भिन्नता, इससे हम समझते हैं। तो इसके बारे में कुछ सिद्धांत दिए हैं। तो इसमें सबसे पहला है आलपोर्ट का विशेषक सिद्धांत। ठीक है, क्या है, आलपोर्ट का विशेषक सिद्धांत है। और आलपोर्ट ने जो विशेषक उपागम है इन्होंने 3 वर्गों में बांटे हैं। सबसे पहला है प्रमुख विशेषक, कार्डिनल ट्रेट्स। ठीक है, ये इतने प्रबल होते हैं कि व्यक्ति की पहचान ही इनसे बन जाती है। जैसे गांधी जी का अहिंसा, ठीक है, हिटलर का नाजीवाद, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे ना, तो जो इनका एक प्रमुख गुण था अहिंसक, गांधी जी का जो प्रमुख गुण था अहिंसक थे, इसी से इनकी पहचान बन गई, है ना। ऐसे ही केंद्रीय विशेषक, सेंट्रल ट्रेट्स, ये कम व्यापक होते हैं लेकिन व्यक्ति के सामान्य व्यवहार को दर्शाते हैं। जैसे निष्कपट होना, मेहनती होना, स्फूर्तिदायक होना, है ना। तो ये केंद्रीय विशेषक हो गए। इसके बाद गौड़ विशेषक, सेकेंडरी ट्रेट्स, तो व्यक्ति की सबसे कम सामान्यीकृत विशेषताएं, जैसे विशेष रंग के कपड़े पसंद होना, है ना, तो ये सेकेंडरी ट्रेट्स में आ जाता है। तो ये था गार्डन आलपोर्ट का विशेषक सिद्धांत। इन्होंने 3 प्रकार के विशेषक बताए जो कि मैंने आपको बताया। इसके बाद रेमंड कैटल का सिद्धांत, इसको कहते हैं कारक विश्लेषण सिद्धांत भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या बताया, व्यक्ति के 16 प्राथमिक या मूल विशेषकों की जानकारी दी। ठीक है, किसकी, 16 प्राथमिक या मूल विशेषकों की जानकारी दी, जिसे हम 16 पीएफ के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि 16 पीएफ का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको ये बताना है कि किसने दिया, रेमंड कैटल ने ये सिद्धांत दिया। इसके बाद आइजेंक का सिद्धांत है। तो आइजेंक ने क्या सिद्धांत दिया, इन्होंने व्यक्तित्व को मुख्य रूप से 3 आयामों में बांटा। कितने आयामों में, 3 आयामों में बांटा, जिसमें पहली है अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता। इसमें क्या होता है, सामाजिकता का स्तर देखते हैं हम लोग। फिर इसके बाद है तंत्रिका ताप बनाम सांवेगिक स्थिरता। ठीक है, इसमें क्या होता है, भावनाओं पर नियंत्रण हम समझते हैं। अब अगला है मन स्थापिता बनाम सामाजिकता, इसमें आक्रामकता और अहम केंद्रित होना हम लोग समझते हैं कि व्यक्ति क्या होता है, आक्रामक और अहम केंद्रित होता है। अब हम समझेंगे अगला पंचकारक मॉडल, जिसे हम कहते हैं बिग 5 मॉडल। इसके प्रवर्तक कौन थे, पाल कोस्टा तथा रॉबर्ट मैक। कौन थे, रॉबर्ट मैक। पंचकारक मॉडल के बारे में इन्होंने बताया। ये पंचकारक को हम ओशियन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो ओशियन, जिसमें अलग अलग शब्द हैं, तो अगर हम इसे समझें तो ओशियन का मतलब है ओपननेस, खुलापन। ठीक है, और एक्सट्रोवर्जन का मतलब है बहिर्मुखता। ठीक है, और
एग्रीबिलेनिस का मतलब है सहमतिशीलता, ठीक है, और एन का मतलब है न्यूरोटिसिज्म, ठीक है, इधर से अगर हम आए तंत्रिका ताप जिसे हम कहते हैं, और सी का जो मतलब होता है कॉन्सियसनेस, ठीक है, अंतर्विवेकशीलता। तो ये ओशियन हो जाता है इसका मतलब, तो ये आपको याद रखना है, कॉन्सियसनेस हो जाता है इसका मतलब। तो ये 5 जो पंचकारक मॉडल, 5 कारक जो होते हैं इन्हें बिग 5 मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके जो प्रवर्तक थे पाल कोस्टा तथा रॉबर्ट मैक्र। ये इंपॉर्टेंट है पंचकारक मॉडल। तो अगर पूछा जाए व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल किसने दिया, तो पाल कोस्टा तथा रॉबर्ट मैक्र ने इसके बारे में बताया था। तो इस तरीके से जो साथियों व्यक्तित्व के बारे में हमने बहुत ही विस्तार से पढ़ा, और व्यक्तित्व के जो प्रकार हमने आपको पहले ही बताया कि व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में हमने आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाया दिया है, और इसको उस वीडियो को इस वीडियो के बाद अपलोड करेंगे। आशा है सभी को व्यक्तित्व के बारे में ये जो वीडियो है बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप लोग इसी प्रकार अपनी तैयारी बनाए रखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखें। नमस्कार।